चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ। चलिए जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? 918 है। ये 918 जो है ये बिहार का लिंगानुपात है, है। लेकिन भारत की अगर लिंगानुपात की पूछे तो कितना है? तो 800 के लगभग है सर। नहीं 800 नहीं 800 है। नहीं है। भारत के लिंगानुपात जो है 943 है। 943 है। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात वही प्रत्येक 1000 महिला पर पुरुषों की 1000 संख्या। हाँ। ठीक है, प्रत्येक 1000 पे महिलाओं पुरुषों की अभी संख्या। अभी बिहार में 1020 पे पुरुषों की 1020 महिलाओं की तुलना में 1000 पुरुष है अभी। नहीं 918 है बिहार में। अभी वो तो 11 की जनगणना के अनुसार में ना। हाँ 11 लेकिन कुछ आंकड़ा आया था कि 1020 महिला बढ़ी है, यानी जो सशक्ति जो लाया है बिहार में महिला सशक्तिकरण, उसके आधार पे बढ़ाया कुछ जनसंख्या। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है और 11 के अनुसार सबसे ज्यादा जो है किसका है बिहार में? गोपालगंज जिले का है। इसका कितना है सबसे 11? 1021 है। 1021 सिर्फ बिहार के गोपालगंज के जिले की बात कर रहा है। 11 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। 11 के अनुसार सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल राज्य में है। यहाँ पे कितना है केरल में? 1084 सबसे ज्यादा केरल में है। यानी कि जो है अगर बिहार की बात करें तो सबसे ज्यादा गोपालगंज में है 1021, और भारत की बात करें तो सबसे ज्यादा राज्य के बारे में तो कहे वो केरल में है 1084। और सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य की है? हरियाणा की है 879। और 11 के साक्षरता सबसे कम जो है बिहार का है। कितना है? शिक्षित में है 63.8। हाँ बिहार की साक्षरता की बात एजुकेशन की बात करें 63.8% है। और जनसंख्या डेंसिटी की बात करें तो बिहार का कितना है? प्रति 1106 है। सबसे ज्यादा डेंसिटी पूरे भारत में सबसे ज्यादा डेंसिटी जो है बिहार की है 1106 बिहार की। हाँ, अब डेंसिटी क्या होता है? घनत्व होता क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर के ऊपर 1106 मतलब हाँ। मतलब व्यक्ति पाए जाते हैं। हाँ, हर 1 किलोमीटर पे 1106 व्यक्ति रहता है, इसे समझ सकते हैं। हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था सुमित्रानंद पंत, नीलम वर्मा, महादेवी वर्मा को। इसके बाद 2 सेट बचेगा, 3 और बचेगा। इसके सुमित्रानंद पंत को जो है दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार। हिंदी साहित्य में दिया जाता है सुमित्रानंद पंत को। सुमित्रानंद पंत 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और इनको जो है चिदम्बरम, इनकी पुस्तक का नाम क्या था? चिदम्बरम इनकी पुस्तक था। उनके जो है चिदम्बरम के लिए दिया गया था पुरस्कार। पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जो है जाना जाता है। एक पंत जी है कवि, उनको जो है सुकुमार कवि के नाम से जाना जाता है। हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता दूसरे साहित्यकार कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर दूसरे थे। पहले कौन थे? सुमित्रानंद पंत। रामधारी सिंह दिनकर को कब मिला था? 1972 में। हाँ, इनकी रामधारी सिंह की कृति थी उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले कब मिला था? 1965 में जी शंकर क्रूप को जो है दिया गया था। जी शंकर क्रूप। इनकी एक कृति थी आड़ा कुजाई। गणेश वासुदेव नहीं, वो नहीं, गणेश वासुदेव मावलकर वो दूसरा है। जीवी मावलकर की बात कर रहे हैं जो सबसे पहले जो है लोकसभा। गणेश वासुदेव को अच्छा अलग होंगे। जी शंकर क्रूप उसका नाम है, ये जी से शंकर। नेक्स्ट है प्रोड्यूसर गैस का मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का एक मिश्रण होता है जिसको हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। दिनवा में संख्या थोड़ी चोरी हो जाता, बाहर रहता था, इधर लगा देता तो इसमें यहाँ लगाने से कुछ दिक्कत है? एक प्रॉब्लम होता है, बार बार हम फंस जाता है पेशाब। के बार आप आते हैं ये? जितवा हम भी आज 2 बार ऊपर जाइए, बाहर नहीं लगेगा, बाहर नहीं लगेगा। कहाँ दिक्कत? कौन ठीक है काजी को रहती है, हवा निकाल देगा तब, और लालू ऐसी दिक्कत कर देगा तब बार बार ठीक कर जाएगा। अरे वो लालू है ना बाहर है वहाँ पर, विनोद वाला बंद कर लेना था ताला के। नहीं तो रह दीजिए, अब दूसरा लेकर हम रहता था कोई बात दूसरा था। रूमा में लगा देना, रूमा खाली है ना। अच्छा ठीक है, रूमा नीचे रूमा है ना, रूमा लगाते हैं नीचे लोहा खोल के लोहा वाला उसमें अंदर में लगा दीजिएगा। वहाँ माल लगाता पूरा फंस गया, पटाख से खुल गया बटन बा तब बुला रहे थे तुमको।
लगा दीजिए बंदा मेरा रूम ठीक है। ठीक है तब सर जा रहा है मैं अपनी बगल में रूम की। हाँ जहाँ पे लगाते हैं साइकिल लगाते हैं वहीं पर रूम आएगा, गेट खोल के लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। 180 डिग्री देशांतर। हाँ 180 डिग्री देशांतर पर जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींचा गया है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर खींची गई है। यह ग्रीनविच देशांतर यानी कि कितना 0 डिग्री 0 डिग्री तथा 180 180 डिग्री देशांतर के बीच जो है यानी कि कितने है 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच देशांतर रेखा खींची गई है। हाँ और इसके बीच का जो है अंतर कितना होता है 12 घंटा। 12 घंटे का जो है अंतर होता है, 12 डिफरेंस घंटे होता का। है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का जो है अंतर होता एक है। दिन का अंतर होगी। दो देशांतर के बीच की रेखा हम बताए थे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग सागर और प्रशांत महासागर से गुजरती है। ये सागर जो है आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग सागर, ये कहाँ पे है? ये सब कहाँ पे है? इस सागर जो है ये जो है रूस के ऊपर है, यानी कि आर्कटिक जो है अंटार्कटिका आर्कटिक 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 जो है महादेश के ऊपर है। वहाँ पे सब जो है सागर पाया जाता है। आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग सागर, ये सब जो है प्रशांत महासागर, ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। देशांतर के द्वारा समय का निर्धारण किया जाता है। दो देशांतर के बीच जो है 4 मिनट का 4 मिनट का अंतर अंतर होता होता है। है। हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है? हाइपोकैलमिया थायमिन, सोडियम, पोटेशियम। थायमिन की कमी से। हाइपोकैमिया रोग जो है एक रोग है जो पोटेशियम पोटेशियम की कमी से होता है। यानी पोटेशियम की कमी से होता है। हाइपोकैलमिया का प्रमुख कारण क्या है? पोटेशियम लेवल में गिरावट, यानी पोटेशियम कम हो जाएगा शरीर में तो कौन सा रोग हो जाएगा? हाइपोकैलमिया रोग। हाइपोकैलमिया। अब ये जो है आमतौर पर खराब आहार सेवन के कारण होता है। मान लीजिएगा भोजन जो है सही से सेवन नहीं कर रहे हैं तो इसमें पोटेशियम की आपसे कमी हो जाएगा। पोटेशियम के द्वारा ताप का नियंत्रण होता है और हाइपोथैलेमस ग्रंथि होता है जो ताप का नियंत्रण करता है। अगर जो है तत्व की बात करेंगे तो पोटेशियम होता है जो टेम्परेचर को नियंत्रित करता है शरीर का, और हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होता है वो शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। थैलेमस के कार्य जो होता है वो दर्द, ठंडा, गर्म का पहचान करने का कार्य करता है। थायमिन या विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग हो जाता है। पेनिसिलियम किसका उदाहरण है? पौधा, कवक या लाइकेन? लाइकेन। 15 का अच्छा, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग है? आर्टिकल 300 राज्य लोक सेवा आयोग 315 होगा शायद, देखिए भारतीय संविधान 15 या 16 होगा। लोक सेवा आयोग वही सिविल सेवा का? 315 से 23 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315 में यह है। 315 से 23 तक होगा। संविधान के अनुच्छेद 315 में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 क्या कहता है? तो संघ और राज्यों हेतु एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान करेगा। यानी कि 315 जो अनुच्छेद केंद्र के लिए भी यानी कि यूपीएससी और राज्य के लिए भी स्टेट पीसीएस के गठन का भी आयोग का गठन करेगा। संविधान के अनुच्छेद 308 से अनुच्छेद 323 तक संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के संबंध में बताया गया है। किसी में बताएगा कि जैसे 315 में आयोग का गठन करेगा, उसके कार्य का प्रावधान करेगा, उसकी जो है नियुक्ति करेगा, उसकी जो है वेतन भत्ता, इस सब के बारे में चर्चा करेगा। संविधान के भाग कितना है? भाग होगा 14। भाग 14 का संबंध किससे है? संघ एवं राज्य संघ राज्य लोक सेवा आयोग। संविधान के अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग के गठन से संबंधित है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य नियुक्ति अध्यक्ष नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होगा। यानी यूपीएससी के आयोग के अध्यक्ष किसकी नियुक्ति होगा? राष्ट्रपति द्वारा। और राज्य में जो होगा वो किसके द्वारा होगा? राज्यपाल द्वारा होगा। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा अखिल भारतीय सेवा का सृजन या उत्पादन के संबंध में प्रस्ताव जो है पारित करता है। अखिल भारतीय सेवा के जो होता है अनुच्छेद 312 में है। पेनिसिलिन किसका उदाहरण है? पौधा, कवक या लाइकेन का? लाइकेन। पेनिसिलिन पेनिसिलिन जो है एक कवक का उदाहरण है।
इसलिए कवक का उदाहरण है। कवक का उदाहरण है। और एस्परजिलियस का प्रयोग जो है पनीर उद्योग में किया जाता है। एस्परजिलियस एक प्रकार का कवक है जिसका प्रयोग कहाँ पे होता है? पनीर उद्योग में होता है। 1927 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक कवक से प्राप्त किया था। कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किया था। कब किया था? 1927 में। लाइकेन का अध्ययन क्या कहलाता है? लाइक्नोलॉजी कहलाता है लाइकेन का अध्ययन। एफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ जो है पालतू पशुओं के लिए हानिकारक होता है। याद रखिएगा, पालतू पशु के लिए हानिकारक होता है एफ्लाटॉक्सिन नामक एक पदार्थ। एफ्लाटॉक्सिन नामक पदार्थ को पालतू पदार्थ किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है? द्विसूचक, डायनेमो या गैल्वेनोमीटर? डायनेमो में। डायनेमो युक्ति में डायनेमो में होता है अस्थायी चुंबक का प्रयोग होता है। और अस्थायी चुंबक का प्रयोग जो है विद्युत घंटी हो गया, ट्रांसफार्मर का क्रोड हो गया, ये सब में किया जाता है अस्थायी चुंबक का प्रयोग। अस्थायी चुंबक बनाने में जो है नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। और नर्म लोहा शीघ्र ही चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है और शीघ्र ही जो है समाप्त भी हो जाता है। यानी कि जो नर्म लोहा होता है वो जल्दी से चुंबकत्व प्राप्त कर लेगा और जल्दी भी जो है छोड़ भी देता है। फौलाद या इस्पात से अस्थायी चुंबक जो है बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक किससे बनता है? फौलाद या इस्पात से बनता है। लाउड स्पीकर हो गया, द्विसूचक हो गया, गैल्वेनोमीटर हो गया, इस सब में क्या होता है? अस्थायी चुंबक होता है। लेकिन प्रश्न क्या पूछा था? अस्थायी चुंबक के बारे में पूछा था जो कि डायनेमो में प्रयुक्त होता है। किसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? मनमोहन सिंह, कर्ण सिंह, एंजेला मार्केल? मनमोहन सिंह को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 में सम्मानित किया गया था मनमोहन सिंह को। वर्तमान में एक नागरिक जो है समाज संगठन प्रथम को जो है वर्ष 2021 के लिए शांति दिया गया था और निरस्त्रीकरण और विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंदिरा गांधी कोई पुरस्कार है? हाँ, एक प्रकार का पुरस्कार है। इंदिरा गांधी के नाम पे किया गया है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम, राजस्थान या तमिलनाडु? असम। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है। और भारत में सबसे ज्यादा जो है प्राकृतिक गैस का उत्पादन असम करता है। हाँ, त्रिपुरा हो गया। और भारत में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन अब जो है त्रिपुरा में हो गया है। पहले क्या था? असम था। बड़े दूसरे जगह हो गया, वहाँ से कम हो गया, यहाँ त्रिपुरा में ज्यादा ठीक हो गया। हाँ, अब त्रिपुरा आ गया है। सोनामुरा गैस संग्रह जो स्टेशन कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। यानी कि जो है इसका संग्रह करता है। प्राकृतिक गैस उत्पादन होता है कहीं तो इसको संग्रह करेगा, तो कहाँ करता है? सोनामुरा गैस संग्रह स्टेशन है। और झारखंड में भी मतलब कोयला खत्म हो गया, कोयला खत्म हो गया, छत्तीसगढ़ में अब आग अधिक हो गया। हाँ, क्योंकि झारखंड के झरिया में जो है उस कोयला खदान में आग लग गया है, तो इसकी वजह से जो है आग भी लग गया, प्लस में वहाँ थोड़ा कोयला की मात्रा कम होने लगा। तो वही रीजन है ना, आग लग जाएगा तो कोयला की कमी तो होबे करेगा। छत्तीसगढ़ में अधिक हो गया। जो गैस का मतलब उत्पादन करके और उसको रिफाइनरी बनाया गया, अच्छा, बिहार में, वो कौन सा है स्थान? बरौनी है ना? बरौनी में है ना? गैस रिफाइनरी बरौनी में है। बरौनी। विश्व में सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस का उत्पादन कौन करता है? अमेरिका करता है। और भारत में सबसे ज्यादा कौन करता है? त्रिपुरा करता है। इससे पहले कौन था? असम था। और त्रिपुरा में कहाँ, कौन से स्टेशन पे होता है? सोनमुरा गैस संग्रह स्टेशन। सोनमुरा एक जगह है, वहाँ पे स्टेशन बनाया गया है इसको संग्रह करने के लिए। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सबसे ज्यादा प्रतिशत कौन से राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या बिहार? जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या जो है सबसे ज्यादा है। किस माध्यम से? प्रतिशत के माध्यम से। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र जो है प्रतिशत के आधार पे हिमाचल प्रदेश ज्यादा हो गया है। हाँ, ये 2011 के आंकड़े के अनुसार बता रहा है। और अब ग्रामीण क्षेत्र में देख लिए तो हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण आबादी कितना है? 90% है। तो सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे प्रतिशत के माध्यम से आबादी है।
भारत में सबसे कम शहरीकरण कहाँ पे है? हिमाचल गोवा। प्रदेश है। अब सिंपल से हिमाचल प्रदेश में है। अब सिंपल सी बात है, हिमाचल प्रदेश से 90% आबादी क्या है? ग्रामीण है। ग्रामीण। तो मात्र 10% बचा जो शहरी होगा। तो सबसे कम, भारत में सबसे कम है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में, जो यहाँ पे शहरी लोग रहता है 10%। 10%। सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? गोवा गोवा है। कितना परसेंट है? 62 62.2%। सबसे ज्यादा नगरीय आबादी कौन से में है? महाराष्ट्र राज्य में है। नगरीय आबादी सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में, 5.08 करोड़ में है। सबसे ज्यादा नगरीय नगर वाला राज्य है। अब ये जो 2011 की जनगणना है, ये तब तक हर एग्जाम में वो आएगा जब तक नया सेंसस नहीं होता है। नहीं, सेंसस नहीं आता। हालांकि 2011 से 10 साल के बाद होता है, 2021 में होने की संभावना थी, लेकिन अभी तक ये नहीं हो पाई है। सड़क के परावर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? सड़क के परावर्तित लैंप में समतल दर्पण होता। उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल दर्पण? उत्तल दर्पण हो ना, परावर्तित लैंप। उत्तल दर्पण होता है। सड़क के परावर्तित लैंप में कौन सा होता है? सड़क के परावर्तित साइड में देखने के लिए। यानी कि हाँ, हाँ, व्यक्ति को अच्छा। जो छवि होता है वो छोटा करके दिखाता है। हाँ, तो उत्तल उत्तल दर्पण में होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग मोटरयान में पास्ट यानी कि पीछे के दृश्य को देखने के लिए चालक के रूप में होता है। उत्तल दर्पण द्वारा काफी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं का प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। कितना ये बड़ा गाड़ी रहेगा उसको छोटे से चित्र में दिखा देगा। उत्तल दर्पण का उत्तल दर्पण में दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, यानी कि बहुत दूर तक देखता है यह। उत्तल दर्पण में वस्तु को ध्रुव एवं अनंत के बीच में कहीं भी रखने पर प्रतिबिंब क्या बनेगा? सीधा बनेगा, आभासी बनेगा तथा ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। यही समझना आता है। हाँ, सीधा उत्तल दर्पण के बीच में जब वस्तु को हम सीधा, और जब वो लेंस में इस तरह से करेगा ना, तो लेंस वही तो नहीं समझ में आता वो हथियार। उत्तल दर्पण में वस्तु को जब ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं भी रखेंगे, जब ध्रुव और अनंत के बीच में कहीं रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, और ध्रुव एवं फोकस के बीच में बनेगा। कर रहा है क्या कि अनंत पे रहेगा तो ऑलरेडी फोकस ध्रुव के बीच में बनेगा। हाँ, फोकस ध्रुव के बीच में बनेगा। ध्रुव फोकस के बीच में, ऑलरेडी ध्रुव फोकस के बीच में बनेगा, अनंत रहेगा तब। और उल्टा बनेगा यानी आभासी और वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा। वास्तविक मतलब प्रतिबिंब उसका क्या कहते हैं उसको? रियल बनेगा। रियल, हाँ। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है गाड़ी के हेडलाइट में, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, आँख में, कान, नाक के डॉक्टर यानी कि ENT कहीं पे लिखा रहता है, एवं दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में इसका काम आता है। किसका? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का इसका जस्ट इसका दिखाई दे कि बाल बना रहे हैं कल। ग्रीनोकाइट एक अयस्क है। किसका अयस्क है? बेरियम का है, जस्ता का है या कैडमियम के है? कैडमियम का है। ग्रीनोकाइट जो होता है एक अयस्क है। किसका? कैडमियम का अयस्क है। ग्रीनोकाइट का सूत्र क्या होता है? CDS इसका जो सूत्र होता है। कैडमियम को सूचित करते हैं CD से। क्रोमाइट क्रोमियम का अयस्क है। बेरियम धातु का अयस्क क्या है? बेराइट है। जिंक धातु का अयस्क क्या है? जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट, ये सब है जिंक का। जिंक ब्लेड है, कैलेमाइन है, जिंकाइट है, ये सब जिंक का अयस्क है। और एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? बॉक्साइट। Al2O3 इंटू 2H2O इसका सूत्र होता है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर। न्यू डेवलपमेंट इसका जो है संघाई में होगा। संघाई में हुआ इसलिए क्योंकि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो नाटो में इसका गठन अधिक किया गया था। संघाई तो ये चाइना में है। हाँ, तो नाटो का मुख्यालय कहाँ? संघाई है ना। अरे ब्राजील में है। ब्रुसेल्स है। हाँ, ब्रुसेल्स ब्राजील। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। हाँ, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। तो न्यू डेवलपमेंट का उसका कुछ चर्चा किया। न्यू डेवलपमेंट NDB हो गया, लेकिन ये न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया वो। हाँ। एगो ADB होता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। एशियन डेवलपमेंट हो गया ना। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक को नाटो में कुछ अधिक किया गया है शायद। होगा डिस्क्रिप्शंस में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है, चीन में है, और इसका स्थापना 2014 में हुआ था। अच्छा। और KV सामंत जो है ये न्यू डेवलपमेंट के बैंक के प्रथम अध्यक्ष थे, और इस बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा किया गया था।
ब्रिक्स अच्छा, हाँ, ब्रिक्स देशों के द्वारा किसका ये स्थापना किया गया था। ब्रिक्स। इसका प्रारंभिक पूंजी जो है $100 अरब था प्रारंभ में, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? मार्कोस पेड्रो मार्कोस ट्रेबोज। ट्रेबोज। ट्रेजो। सॉरी, ब्रिक्स से हमको कहने का मतलब है ये कोई ब्रिक्स पढ़े थे। हाँ, ब्रिक्स में है। और एशियन एगो होता है एडीबी होता है, एशियन डेवलपमेंट एडीबी है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला। मनीला में है, बिल्कुल राइट, मनीला में है, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है? ब्लैक कौन सा कहता है? सुरती, जमुनापुरी, ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल। ब्लैक बंगाल का जो होता है बकरी का मछली मांस अच्छा लगता है, इसीलिए उसको हाँ, उसका लोग खाना ज्यादा पसंद करता है। वो अट्रैक्टिव थोड़ा सा उसमें अच्छा होगा मसल। मांस के लिए बकरी का ब्लैक बंगाल जो है नस्ल बढ़िया है, प्रसिद्ध है। ब्लैक बंगाल नस्ल की बकरी जो है पश्चिम बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, असम, उत्तरी उड़ीसा, ये सब जगहों पे ब्लैक जो है बंगाल नस्ल के पाया जाता है। इस नस्ल की बकरी की प्रजनन क्षमता भी अधिक होती है तथा मांस भी स्वादिष्ट होता है। और जमुनापुरी बकरी जो है दूध उत्पादन के लिए है। बकरी का कौन सा नस्ल है जो ज्यादा दूध उत्पादन करता है? जमुनापुरी। बकरी के रक्त का तापमान अधिक होता है, 39 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस होता है। और मनुष्य का कितना होता है सेल्सियस में? सेल्सियस में होता है 36 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री होता है। 37 डिग्री सेल्सियस। रक्त का कि शरीर का तापमान? मानव में पूछेगा, मानव में शरीर का जहाँ पे रक्त दिया हुआ बकरी है, का रक्त का बोल रहा है, लेकिन हम लोग मानव में जो होता है सेल्सियस यानी टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। बकरी के दूध में प्रतिरोधक क्षमता जो अधिक होता है। जैसे उसको हो जाता है क्या, कौन सा रोग? डेंगू सब हो जाता है। देखिए यहाँ पे जब डेंगू हो प्रतिरोधक जाता क्षमता है, यानी कि लड़ने की क्षमता है। डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या जो है घट जाता है, उसको लाने के इसमें क्षमता अधिक रहता है, तो इसीलिए कहता है यानी कि कि बकरी का दूध पीजिए। हाँ, यानी कि इस दूध में क्या है, लड़ने की क्षमता जो है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता अधिक बकरी का है। दूध करता है, भेड़ का दूध करता है, हाँ भेड़िया वाला भी दूध करता है, भेड़ जो है। बोरोन, बोरोन क्या है? धातु है कि उपधातु है? यह समस्थानिक है। धातु हो गई, उपधातु है। उपधातु है। बोरोन जो है एक उपधातु है। जो तत्व धातु और अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करता है उसी को उपधातु कहते हैं। यानी कि धातु और उपधातु को दोनों का ही उसके पोटेंशियल उसके पास रहता है। हाँ, दोनों का गुण उसमें पाया जाएगा, उसको गुण पाया जाता है, इसलिए उसको उपधातु में रखा गया है। और उपधातु में भी 7 गो है। कौन कौन है? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेरिलियम और पोलोनियम। ये 7 को जो है क्या उपधातु है। उपधातु है। यानी कि उपधातु किसको कहते हैं? जो धातु धातु से दोनों से मिलकर बना की गुण उसके पास उपलब्ध हाँ, है। धातु और अधातु के दोनों गुण उसमें जो है पाया जाता है। बोरोन के यौगिक जो होता है B2O3 होता है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं? बोरिक एसिड नामक दवा बनाने में किया दवा जाता है। बनाने। बोरिक एसिड नामक एक दवा है, उसको बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इसके अलावा कांच उद्योग में करते हैं। बोरेक्स बीड टेस्ट आदि में जो है इसको भी इसका उपयोग करते हैं बोरोन का। बोरोन का प्रयोग जो है खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में किया जाता है। खराब होने से बचाने के लिए बोरोन का प्रयोग करते हैं। पोलोनियम जो है मानव निर्मित एक प्रथम तत्व है। मानव के द्वारा निर्मित किया गया प्रथम तत्व कौन सा है? पोलिनियम। पोलिनियम है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। इस समझौता के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। 1920 में जो सविनय, हाँ 1920 में नहीं हुआ था ना, 1930 में हुआ था ना सविनय अवज्ञा। 1930 में था। भारत छोड़ो आंदोलन 1920 में हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ये हुआ था असहयोग आंदोलन हुआ। असहयोग आंदोलन। हाँ, गांधी इरविन समझौता को इसी को दिल्ली समझौता भी कहते हैं। इस समझौता के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जो है कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधि के रूप में भाग लिए थे। 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। विजय स्तंभ बनवाया गया है किसके द्वारा? जय सिंह, राणा कुंभा, चंद्रगुप्त। राणा कुंभा, ठीक है। राणा कुंभा जो है इसके द्वारा बनाया गया था चित्तौड़ में। चित्तौड़ में बनाया गया था विजय स्तंभ। चित्तौड़ कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में है। राजस्थान।
राणा कुंभा का संबंध किस राज्य से है? मेवाड़ा राज्य से। मेवाड़ राज्य से है। मेवाड़ राज्य है। मेवाड़ मतलब नहीं होता है मराठा जो होता है ना, नहीं, राजस्थान के एक क्षेत्र है मेवाड़। स्थान का नाम है हाँ। मेवाड़ वो। तो मेवाड़ जो है राज्य, उस क्षेत्र का जो है उस वक्त राज्य हुआ करता था ना, अलग अलग छोटा छोटा राज्य हुआ करता था। मेवाड़ा राज्य का था, यानी उस नाम के स्थान अथी हुआ है। विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। यह किला बैराज नदी के किनारे स्थित है। बैराज नदी के किनारे स्थित है। बैराज नदी के किनारे स्थित है। हाँ, कौन सा किला? विजय स्तंभ है। विजय स्तंभ है, और ऑलरेडी विजय स्तंभ का कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। हाँ, इसी को कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। आगरा का किला उत्तर प्रदेश आगरा में है, और इसी को जो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर भी घोषित शामिल किया गया है। है। किसको? आगरा किला। आगरा के किला को पूछेगा आपसे, आगरा का किला यूनेस्को धरोहर में शामिल है या नहीं, तो कहिएगा हाँ, यस। लाल किला का निर्माण कौन करवाया था? शाहजहां ने। शाहजहां। और लाल किला को 2007 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर किया लिया गया। गया है। यानी कि आगरा के किला को भी शामिल किया गया है, और लाल किला को भी शामिल किया गया है। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576। 1576 को हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। और क्या कहते हैं, यूनेस्को धरोहर में पाप मतलब उसको शामिल किया गया है कि नहीं? नेक्स्ट है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? शशि थरूर का, संजय बारू, सोहन सिंह, मृदुला गर्ग। शायद मृदुला गर्ग होगा। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? संजय बारू है। संजय बारू। और ये जो कौन था? ये पूर्व प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। कौन? यानी संजय बारू। संजय बारू जो थे मनमोहन सिंह के सलाहकार थे, यानी मीडिया का सलाहकार वही करते थे। हाँ, तो इसीलिए जो ये लिखे थे क्या, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर, यानी इसके जो भी कहानियां, जो भी उसके बारे में जो व्यतीत हुआ, उसका कहानियां उसका सलाहकार करते थे। और रॉटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉटरडम क्या ये जलयान के निर्माण के लिए, या ऑटोमोबाइल्स के लिए, हीरा पॉलिशिंग के लिए, क्या किसके लिए है? जलयान होना चाहिए। सही। हाँ, ठीक है। और रॉटरडम जो है जलयान निर्माण के लिए जो है किया जाता है। जलीय निर्माण, अरे एक तरह के समझिए कि रॉटरडम एक वहाँ का स्थान है, वहाँ से निर्माण वही होता है जलीय। जैसे कि अब अलग अलग शहर में जो है कई सारे कुछ शहर है जहाँ पे निर्माण होता है, जैसे कि जहाज निर्माण के लिए बेलफास्ट। पूछेगा आपसे ये भी पूछा था कि बेलफास्ट किस निर्माण के लिए जाने जाते हैं? जहाज निर्माण के लिए। किसासा किस लिए? तो मांस उद्योग के लिए। सिएटल हो गया वायु निर्माण के लिए। ढाका हो गया आपको कालीन उद्योग के लिए है। कालीन उद्योग एक प्रकार का थी, क्या कहते हैं उसको? कालीन बनता है। कालीन जैसे फिल्म आया था मिर्जापुर कालीन भैया, उससे संबंधित है। उसी से सब। ढाका जो है बांग्लादेश का जो है, कालीन तो कुछ और होता है ना, कालीन बिछाने वाला होता है। अरे कालीन जैसे कि ये जो टाइल्स की तरह हो ना, उसी वही होता है कालीन। वही कालीन होता है। उस तरह का बहुत सारा फर्श आता है। कांच उद्योग कहाँ पे है? वियना। सिगार जो है पिता है, सिगार जो पिता वो हवाना मूवी में जो है सिगार पीते हुए देखा था। तो हवाना में हवाना के में निर्मित होता है। लोकोमोटिव कोच होता है, कहाँ पे निर्माण होता है? फिलाडेल्फिया में निर्मित होता है। एक और है जहाज निर्माण, ये कहाँ पे होता है? ग्लासगो में होता है। लोहा इस्पात कहाँ पे होता है? कोबे। ये विश्व के अलग अलग कुछ शहर है जहाँ पे ये सब चीजें जिसका निर्माण का एक केंद्र है। ज्योग्राफी का चीज है। महानगरीय नियोजन समिति संबंधित है कौन से अनुच्छेद से? महानगर होगा 243 के ई होगा। हाँ, ठीक है। 243 के जेड के ई में है। जेड की में हो गया। 243 जेड ई में। महानगरीय नियोजन समिति का संबंध है अनुच्छेद जेड के ई। 243 जेड के ई में। जिला नियोजन समिति का अनुच्छेद कितना में है? 243 के जेड डी में है। और नगर पालिका के निर्वाचन अनुच्छेद कौन से में है? 243 के य के क में है। अनुच्छेद य के सब क में है। राज्य वित्त आयोग का संबंध अनुच्छेद कितना में है? 243 के आई एवं 243 के वाई। आई और वाई, आई वाई में क्या है? राज्य वित्त आयोग का संबंध है। 243 के आई और वाई में क्या है? राज्य वित्त आयोग का संबंध है। नगर पालिका का अनुच्छेद किस में है? 243 तो में। 243 त से लेकर के अनुच्छेद 243 के य के 6 तक है।
नगर पालिका का उल्लेख कितना में है? 243 तो से 243 यो से 6 तक। यह 6 तक है वर्णित है। और से नहीं याद होता तो ABCD वाला वो काउंट कर लीजिए, हाँ। याद रह जाता है। अच्छा अच्छा करते रह जाइएगा, फिर भुला जाइएगा। हाँ। इसमें यह अच्छा आता नहीं करिए, डायरेक्ट 243 के बहुत से अनुच्छेद है। 243 के में पूछेगा जी में किसका आया था, पंचायत से संबंधित है। यदि खाली ग्राम पंचायत का रहेगा तो अनुच्छेद 40 है, और हाँ। पंचायत से संबंधित है 243 के जी में चल जाएगा, यानी जी मतलब 7 है। चलिए नेक्स्ट है, चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक, जिंक सल्फेट, जिंक जिंक फास्फाइड, कैल्शियम सल्फेट। जिंक फास्फेट। जिंक फास्फाइड का जो है उपयोग होता है चूहे के दवा वाला में। चूहे का दवा, चूहे को मारने के लिए जिंक फास्फेट का उपयोग किया जाता है। जिंक फास्फाइड का उसमें उपयोग होता है। और लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ा से बचाने के लिए जिंक क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। जिसके लकड़ी में जो है गेट में दिका ना लगता है, दीमा लग जाता है, तो उसमें क्या डालेंगे? जिंक क्लोराइड डालेंगे। और जिंक ऑक्साइड का जो है जस्ते का फूल कहते हैं। किसको? जिंक ऑक्साइड को। जस्ते का फूल किसको कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को। व्हाइट अथवा चाइनीज व्हाइट के नाम से किसको जानते हैं? सफेद पेंट में किया जाता है। सफेद पेंट में किया जाता है व्हाइट या व्हाइट चाइनीज व्हाइट। इसका उपयोग जब मरहम हो गया, चेहरे की क्रीम बनाने में किया जाता है। किसको? व्हाइट और चाइनीज व्हाइट को। इसके चेहरा पे बोरोप्लस क्रीम लगता है, व्हाइट होता है, उसमें इसका किसका प्रयोग होता है? चाइनीज व्हाइट के नाम से। लेड टेट्राइथाइल का उपयोग किसमें किया जाता है? अपस्फोटन रोकने में किया जाता है। लेड टेट्राइथाइल का उपयोग किया जाता है अपस्फोटन रोकने के लिए। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुवनंतपुरम में। त्रिवंद्रपुरम में है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवंद्रपुरम में है। विक्रम साराभाई भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। और कुछ अंतरिक्ष केंद्र का नाम है, जैसे कि इसरो का पूरा कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। सार केंद्र कहाँ पे है? श्रीहरिकोटा। मुख्य नियंत्रण सुविधा कहाँ पे है? हासन। भौतिक रिसर्च प्रयोगशाला कहाँ पे है? अहमदाबाद। राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी कहाँ है? हैदराबाद। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र कहाँ है? अहमदाबाद। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है अहमदाबाद। अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय हैं। राय। इसके लेखक है लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया। पोलियो किसके कारण से होता है? शैवाल, कवक या विषाणु? वायरस से। पोलियो विषाणु होगा। विषाणु उसी दिन से एक बार और बताए। हाँ, पोलियो विषाणु के कारण होता है। पोलियो जो है नाड़ी तंत्र को प्रभावित करता है। नाड़ी मतलब यानी नाभिक को। हाँ वही। एड्स किससे वजह से होता है? HIV से होता है। डेंगू ज्वार किससे होता है? आर्बो वायरस से होता है। इन्फ्लुएंजा किससे होता है? मिक्सो वायरस। छोटी माता किससे होता है? वेरिएलो वायरस। खसरा किससे होता है? मोरबिली वायरस। रेबिज किससे होता है? रेब्डो वायरस। हर्पिस किससे होता है? हर्पिस वायरस। रेबीज चूहों के द्वारा उत्पन्न होता है। कुत्ता काटने से होता है। रैबिज। हाँ। रैबिज जो है कुत्ता काटने से होता है। ये विषाणु के अलग अलग प्रकार है, अलग अलग नाम से जानते हैं। कुत्ता काटने से वायरस उसके पास रहता है। इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1876, 1875 या 1867? 1875। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1876 में हुआ था। इसकी स्थापना कौन किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा मिलकर किया गया था। ICS की स्थापना हुई थी। इस संगठन के द्वारा पहली बार सिविल सर्विस की उम्र सीमा को कम करने का विरोध जो पूरे भारत में किया गया था। यानी कि इस संगठन को बना करके और सिविल सेवा जो उम्र के जो बढ़ गया था उसको कम करने के लिए एक विरोध प्रदर्शन चला था इस संगठन के माध्यम से। इंडिया लीग की स्थापना कब हुआ था? 1875 में। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है।
विश्व भारती की स्थापना कौन किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। टेरेलिन का उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? टेलीविजन, गारमेंट या ट्यूब में? टेलीविजन का टेरेलिन का उपयोग जो है किसमें किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है गारमेंट में किया जाता है। गारमेंट में ना। टेरेलिन जो है कृत्रिम धागा है, एक प्रकार का कृत्रिम धागा है जिससे चमकदार टिकाऊ कपड़ा बनाया जाता है। टेरेलिन जो है एथिलीन ग्लाइकॉल एवं टेरिफ्थेलिक अम्ल का जो है बहुलक है। नायलॉन जो है क्या है? पॉलीएमाइड है। और यह जो है हेक्सामिथिलीन, डायमीन और एपिडिक अम्ल का जो है बहुलक है। कौन? नायलॉन। नायलॉन जो है मानव निर्मित के द्वारा प्रथम कृत्रिम रेशा है और पॉलिस्टर एस्टर समूह के बहुलीकरण से बनाया जाता है। तो मानव निर्मित के द्वारा प्रथम रेशा कौन सा है? कृत्रिम रेशा है नायलॉन। नायलॉन सबसे पहले मानव के द्वारा कृत्रिम किया गया था। इससे कपास से प्राप्त होता है शायद ध्यान में नहीं है। वही उसी से नायलॉन कपास से होता है। कपास से। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? 2000 में। हाँ, ठीक है। इससे पहले ही दिया था 2001, गलती मारे थे, पेपर सेट में आया था। हाँ, सर्व शिक्षा जैसे लिखा अभियान। रहता है असूल में सर्व शिक्षा अभियान 2000। हाँ, पहले टीवी पर एक ऐड आता था, ऐड आता था, और चलो अभी- स्कूल चले सर्व चलो शिक्षा स्कूल। अभियान। और अभी भी लिखा रहता है वो अभी भी पेंसिल, किताब में आएगा तो लिखा अभी भी पेंसिल है वो लिखा, पेंसिल रहेगा हाँ, और उसमें हाँ। 2 बच्चा रहेगा, किताब रहेगा, सर्व शिक्षा अभियान 2000। हाँ, 2000 में आया था। 2000 से 2001 में प्रारंभ हुआ था। शिक्षा का अधिकार कानून 2010 में लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार का कानून 2010 में लागू किया गया। कितने आर्टिकल में? शिक्षा का अधिकार हो गया आपको आर्टिकल 21 के को। आर्टिकल 21 के क में है, 21 के क में। सर्व शिक्षा अभियान शिक्षा के सार्वभौमिक शिक्षा का अधिकार कौमीकरण करने के लिए उद्देश्य लाया गया था, इसको दो यानी में सबके है। लिए लाया गया को में। कम है। हाँ। ये था। नेक्स्ट है कोलेरू झील, किस राज्य में है? तमिलनाडु। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, आंध्र- तेलंगाना या तमिलनाडु? तमिलनाडु। तमिलनाडु में है। अरे कृष्णा और कोलेरू झील जो है आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। अच्छा, ये जो कोलेरू है- झील आंध्र प्रदेश में। तो अगर तो ये जो कृष्णा और कावेरी। कृष्णा और कावेरी गोदावरी होगा। नहीं, कृष्णा और कृष्णा और कावेरी। कावेरी के बीच में ही ये झील है ना। हम्म। अच्छा। ये ताजे पानी की झील है। कौन? कोलेरू झील। कोलेरू झील। इसका क्षेत्रफल कितना होता है? 245 वर्ग किलोमीटर। किसका? कोलेरू कोलेरू झील। झील। यह साइबेरियन से पक्षी आते हैं। साइबेरियन पक्षी यहाँ पे आते हैं, यानी कि साइबेरियन पक्षी यहाँ पे आ रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि ये जो है बायोडाइवर्सिटी यहाँ के लिए बेहतर है। साइबेरियन पक्षी जहाँ जहाँ पे आएगा समझिए कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी जो है बेहतर है, इसीलिए वो आ रही है। कोलेरू झील जो है गोदावरी नदी और कृष्णा नदी की डेल्टा के बीच में स्थित है। तो किसके बीच है? गोदावरी और कृष्णा कृष्णा के के बीच, है। गोदावरी और कृष्णा के बीच एक कोलेरू झील का एक डेल्टा है हम्म। जो मछली से संबंधित है। इसको केजी बेसिन कहा जाता है। हाँ, केजी से। के से कृष्णा, जी से गोदावरी, केजी बेसिन इसको कहा तो जाता है। यहीं के बीच में जो मछली थी संबंधित है यहाँ से। हाँ, मछली यहाँ पे बहुत होता है। हाँ, आंध्र पुलिकट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है? मत्स्य वर्ग में किसको शामिल नहीं करेंगे? स्टार फिश को। स्टार फिश, हिप्पोकैपस और डॉग फिश। स्टार फिश को मछली में शामिल नहीं करते हैं। हाँ, स्टार फिश को जो है मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं करेंगे। यह जो सितारा मछली हो गया, इकाइनोडर्मेटा संघ से जुड़ा हुआ है, यानी कि स्टार फिश हो सितारा मछली हुआ। संघ इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत जो है ब्रिटल स्टार आता है, समुद्री खीरा आता है, समुद्री आर्चिन इत्यादि जो है आता है। कौन सा में संघ में आता है? इकाइनोडर्मेटा संघ में आता है। इस वर्ग के प्राणी में जो है जल संवहन तंत्र पाया जाता है। मत्स्य वर्ग के सभी प्राणी असमतापी जंतु होता है और मत्स्य वर्ग के जीवों के हृदय जो है द्विवेशमी होता है और मोसेजोइक युग के जो है रेप्टाइलू का युग है, इसको कहते हैं। रेप्टाइल जो रेप्टाइल जो रेंगता है उसी को ना? हाँ। जैसे सांप हो गया। मनुष्य भी तो रेप्टाइल ही में, रेप्टाइल नहीं आएगा। नहीं, मेरा मनुष्य जो है मत्स्य में आता है ना, ना स्तनधारी में आता है। स्तनधारी है। तो सांप भी तो स्तनधारी के अंतर्गत आता है ना। हम्म। लेकिन ये कह रहा है रेंगने वाली बात ना। रक्त का AB समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है। क्यों करता है? ये भी है जो कि अथी एंटीबॉडी नहीं रहता उसमें।
इसमें जो है एबी में एंटीबॉडी की कमी होता है। रक्त समूह एबी यह सर्वभौम प्राप्त करता है, यानी कि यह सर्वग्राही समूह ये भी होता है है। जो ग्रहण कर सकता है, दे नहीं सकता है, खाली ले सकता है वो। हाँ, क्योंकि इसमें एंटीबॉडी की कमी होता है। एबी रक्त समूह में ए और बी दोनों एंटीजन पाया जाता है, लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। रुधिर वर्ग ए में केवल ए एंटीजन पाया जाता है। रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं है, जबकि ए और बी दोनों एंटीबॉडी होता है। यानी कि वो क्या हुआ, सर्वदाता हो गया, डोनर हो गया। डोनर इसके पास ए और बी दोनों एंटीबॉडी है, लेकिन कोई एंटीजन नहीं है। सर्वदाता ओ हो गया, तो वो कौन सा पॉजिटिव की नेगेटिव का आदान करता है? ये भी पॉजिटिव क्वेश्चन ना, नहीं, नेगेटिव ना। वो नेगेटिव रहेगा तभी प्रदान करता है। हाँ, रक्त समूह को सर्वदाता कहते हैं, और इसका खोज कौन किया था? लैंड स्टीनर ने किया था, 1900 ईस्वी में किया था। कार्ल लैंडस्टीनर। हाँ, कार्ल लैंड स्टीनर ने इसका समझ, खोज किया वो था। है जो कि दान करने वाले, दाता हो गया। ये भी हो गया एक्सेप्टर, यानी ग्रहण करने वाला। चलिए ब्रिक्स के बारे में कुछ बताइए। ब्रिक्स ब्रिक्स में में क्या होता है बताइए। 5 देश है वर्तमान में, और 5 देश जोड़ने की बात की जा रही है। जैसे में ब्रिक्स में हो गया ब्राजील, आज से रूस, आई से इंडिया, सी से चाइना, और एस से दक्षिण अफ्रीका। 5 देश है इसके बजट में, लेकिन जोड़ने की बात संशोधन कर रहा है कि इसको और देश को जोड़ने की जरूरत है। जैसे कि 2021 में जो है ना, अब हम आगे बताते हैं। 2021 में जो है अति प्रस्ताव दिया गया था इसमें कुछ जोड़ने के लिए। तो आप हमको ये बताइए कि जिसमें कि इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, मिस्र हो गया, अर्जेंटीना हो गया, एक और कोई शामिल इसमें है। मिस्र हो गया, इथोपिया हो गया, ईरान हो गया, और एक यूएई, अर्जेंटीना, 5 गो देश जो है अति दिया था, प्रस्ताव दिया था। बताइए कि इसमें से कौन सा देश शामिल नहीं हुआ? हाँ, ईरान, मिस्र ने, ईरान अभी शामिल नहीं हुआ है। नहीं, ईरान शामिल हो गया। अर्जेंटीना जो है मना कर दिया शामिल करने का। अर्जेंटीना। हाँ, तो वह थी जनवरी 2024 में, यही जनवरी 2024 में ये 4 गो देश जो है शामिल हो गया। पहले 5 गो था ब्रिक्स में, अब जो कौन कौन शामिल हुआ? मिस्र, इथोपिया, ईरान और यूएई। अर्जेंटीना जो है मना कर दिया, उसका इलेक्शन से विदेश नीति उसका जो है उस विदेश मंत्रालय उसको जो है मना कर दिया। तो अर्जेंटीना इसमें नहीं हुआ, 4 गो और हो गया। और हर साल इसका जो है क्रम वाइज बैठक होता है, सीरीज वाइज से। जैसे कि बी करेगा, फिर कौन आर करेगा, फिर आई करेगा, फिर सी करेगा, फिर एस करेगा। 2023 में किया था कौन? क्या 2023? भारत किया था। इससे पहले जो है 2023 में कौन किया था, ये भी हमको नहीं पता है। लेकिन इसका सबसे पहला बैठक 2009 में हुआ था। 2009 में हुआ था पहला बैठक। 2001 से ये इसका शुरू है ब्रिक्स का। और मतलब एक गोल्ड मैन करके एक अर्थशास्त्री था। हाँ। इसी के द्वारा मतलब ब्रिक्स प्रारंभ किया गया था। ठीक है। और इसमें इसका मूल उद्देश्य क्या होता है? इसका मूल उद्देश्य ब्रिक्स का यही कि अर्थव्यवस्था को और निवेश को आगे बढ़ाया जाए, और जिसमें विश्व में संतुलन बनाए रखे। ठीक है। पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका के जो धनी देश है, उसको जो है आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक प्रकार का चुनौती देने का जो है ना, इसको प्रयास किया जा रहा है, इसीलिए जो है बनाया गया था। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। और 2023 की बात करें तो 2023 की में जो है ब्रिक्स जो देश है, इन सबका जो कुल जो जीडीपी है वो विश्व के जीडीपी का 31.5% हुआ करता था। ठीक है। अब नेक्स्ट बताइए I2U2 क्या है? I2U2 अगर मैं सम्मिलित रूप से 4 देश है, लेकिन है तो 5। कौन कौन? इंडिया, इजराइल, इजराइल हो गया, और रूस। रूस नहीं है इसमें सिर्फ 4 ही देश है। आई से हो गया इंडिया, इंडिया आई से 2 बार हो गया, एगो इंडिया हो गया, एगो इजराइल हो गया। अच्छा, इंडिया इजराइल। हाँ, यू से 2 गो है। आई का मतलब हो गया 2 गो। यू बताते हैं, यूएसए हो गया, मतलब यूएसए, एगो यूएसए हो गया, एगो यू से कौन हो गया? यूएई हो गया। यूएई हो गया। यानी कहने का मतलब I2U2 जो लगाया गया, दो गो आई है, 2 गो यू है। 2 गो यू है। आई का मतलब इंडिया, और आई का मतलब इजराइल, आई का मतलब यूएसए, आई का मतलब यूएई। यानी इसीलिए I2 और U2 बनाया गया संगठन। हाँ, तो ये जो है एक इसको कहा जा रहा है कि पश्चिमी क्वाड। इससे पहले क्वाड हुआ करता था। अब जो इसको जो है मनाया गया एक तरह से पश्चिमी क्वाड इसको कहा गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो समुद्री सुरक्षा करेगा,
बेसिक स्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और वैश्विक चुनौती और आर्थिक अवसर को जो है बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा इन चारों देशों के द्वारा मिलकर के। और इसमें कुछ नहीं है, अक्टूबर 2021 में एक अब्राहम समझौता हुआ था, उसके बाद I2 मतलब 2021 में इसका गठन हुआ था। हाँ 2021 में इसका गठन हुआ है। ठीक है, और बिमस्टेक के बारे में कुछ बता सकते हैं? बिमस्टेक में कितना देश है? बिमस्टेक में 7 देश है। कौन कौन देश है? बिम्स्टेक में 7 देश है। जैसे कि बिमस्टेक जो हो गया ना, इसका अगर फुल फॉर्म देखेंगे, हालांकि फुल फॉर्म याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये समझना है कि जो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, उससे आसपास के जो सटा हुआ देश है उसी का एक जो है क्षेत्रीय समूह है। एक प्रकार का ये क्षेत्रीय समूह है, इसको जो है क्षेत्रीय समूह मिल करके जो है ये बनाया गया है, जिसमें 7 गो देश आता है। और बंगाल की खाड़ी से अगर आप नक्शा देखिएगा तो उसमें एगो भारत आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, भूटान आ जाएगा, बांग्लादेश आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, श्रीलंका आ जाएगा और एक थाईलैंड आ जाएगा। तो कुल 7 प्रकार के 7 को जो है देश है, इसमें से 2 गो देश है, म्यांमार और थाईलैंड, ये जो है आसियान कंट्री में आता है, और बाकी सब जो है एशिया में है सब, बाकी सब ठीक है। बांग्लादेश, भूटान, आप भारत, जैसे गिन के नेपाल, देखिए, श्रीलंका, आप गिनिएगा इसमें कि एशिया में नक्शा पर, आते तो ये हैं। सब जो है ना लेकिन थाईलैंड और आप म्यांमार हो जाता है जो कि अदर कंट्री का। हाँ, आप अगर नक्शा में देखिएगा तो सातों देश जो देश है है। बे ऑफ बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ लगभग नजर आएगा आपको। अब इसका मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका आर्थिक विकास करेगा, सहयोग एक दूसरे का करेगा और सांस्कृतिक संबंध को जो है बढ़ाएगा, एक दूसरे की कल्चर को जो है महत्व देगा, और इसमें मतलब एक दूसरे के कल्चर को इस देश के उस देश में अच्छा उजागर करेगा। हाँ, प्रयास करेगा उसको जो है ना अच्छे से लंबे असर किया जाए, लंबे समय तक बरकरार हो रहे हमारा संस्कृति धरोहर। और इसका जो है गठन हुआ था 6 जून 1997 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो ढाका में हुआ था 6 जून 1997 में हुआ था। और इसका ढाका कहाँ है? ढाका में हो गया आपको हेडक्वार्टर मुख्यालय है। बांग्लादेश का राजधानी ढाका में है। हाँ, बांग्लादेश की राजधानी में है। और इसमें और अगर देखें तो इंद्रमणि पांडे जो है वो पहले भारतीय महासचिव जो है वो बिम्स्टेक का जो है पद संभालेंगे, महासचिव का पद संभालेंगे। पहले महासचिव के रूप में अध्यक्ष है वो, जो कि भारतीय। हाँ, इंद्रमणि पांडे है, इसका नाम जो है याद रखिएगा।